हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेशन के बारे में जनरल डिस्कस किया था। अब रेस्पिरेशन को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। टॉपिक का नाम डाल देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, साइट क्या है इसकी। अगर साइट की हम बात करें मित्रों, तो साइट प्लांट सेल के अंदर दो जगह होती है। अगर मैं साइट की बात करूं, प्लांट के अंदर अगर बात करें तो प्लांट के अंदर ये दो जगह होगी, एक साइटोसोल में, साइटोसोल एंड प्लास्टिड। अगर एनिमल सेल की बात करें, एनिमल, तो एनिमल के अंदर ये केवल साइटोसोल में होती है, साइटोसोल में। अब जो मित्रों आप कहोगे कि जी सारी की सारी बुक्स में जो बता रखा है सर वो साइटोसोल बता रखा है कि साइटोसोल में ये रिएक्शन होती है, उसका कारण क्या है। तो मित्रों उसका एक सिंपल सा कारण ये है कि जो ग्लाइकोलाइसिस डिस्कवर किया था जिन 3 साइंटिस्ट ने, वो डिस्कवर किया था उन्होंने एनिमल सेल में, और एनिमल सेल में केवल कहां पर हो रही है, साइटोसोल में। इसलिए सारी की सारी बुक्स में आपको ग्लाइकोलाइसिस की साइट केवल साइटोसोल मिलेगी। बट प्लांट में ये दो जगह होती है, साइटोसोल में भी और प्लास्टिड में भी। तो आपसे जब भी पूछा जाए प्लांट सेल का तो आपको बताना है साइटोसोल एंड प्लास्टिड, और एनिमल सेल में पूछा जाए तो साइटोसोल। मित्रों ग्लाइकोलाइसिस 3 साइंटिस्ट ने यह डिस्कवर किया था। जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है, एम्बडन, मेयरहॉफ, पार्नस, इन्होंने डिस्कवर किया था। इसीलिए इसको इस पाथवे के नाम से भी हम जानते हैं, लिख सकते हो। और एम्बडन, मेयरहॉफ, पार्नस पाथवे, इसी पाथवे को हम शॉर्ट में लिख देते हैं ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, ये बात भी हो गई। मित्रों ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हो क्या रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन बताया कि रेस्पिरेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू लिबरेट एनर्जी इन स्टेप वाइज रिएक्शन। ये है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में पहली शुरुआत जो होती है, पहली शुरुआती रिएक्शन जो है खाने को तोड़ने वाली, ब्रेक डाउन करने के लिए, वो ग्लाइकोलाइसिस होती है। और ग्लाइकोलाइसिस चाहे ऑर्गेनिज्म एरोबिक हो, चाहे एनारोबिक हो, चाहे एनवायरमेंट एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ग्लाइकोलाइसिस वाली रिएक्शन सभी के लिए कॉमन है, सब में चलेगी। ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान मित्रों 3 चीजें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहली चीज, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। दूसरी चीज, जब ग्लूकोज पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो उस फॉस्फेट ग्रुप को कन्वर्ट किया जाए इनटू फॉस्फोराइल ट्रांसफर पोटेंशियल के अंदर। तो दूसरा आता है मित्रों, कन्वर्ट फॉस्फेट इनटू फॉस्फोराइल ट्रांसफर पोटेंशियल। और तीसरी चीज जो होती है, अब इस फॉस्फोराइल ट्रांसफर पोटेंशियल को यूज करके एटीपी फॉर्मेशन करवाया जाए। तो तीसरी रिएक्शन जो है या तीसरी जो चीज होती है ग्लाइकोलाइसिस में, वो होता है यूज ऑफ फॉस्फोराइल ट्रांसफर पोटेंशियल फॉर use of phosphoryl transfer potential for ATP formation.
तो ये 3 रिएक्शन मित्रों होती हैं ग्लाइकोलाइसिस के लिए। पहली कि ग्लूकोज पर फॉस्फोराइलेशन करें, ग्लूकोज पर फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करें ताकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल नॉन पोलर से पोलर हो जाए। क्योंकि मित्रों आपको बताता हूं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो होता क्या है, सेल के अंदर इजीली चला तो गया। क्यों? क्योंकि सेल की जो मेम्ब्रेन है ना, उसका कोर भी नॉन पोलर होता है। अब सेल के अंदर जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ जाता है तो सेल की एक स्ट्रैटेजी होती है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आया है ना, सबसे पहले इसको नॉन पोलर से पोलर बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर नॉन पोलर ही रहा तब तो एक कभी भी सेल से निकलकर बाहर जा सकता है, भाग जाएगा क्योंकि नॉन पोलर है। इसलिए सेल ये करती है कि सबसे पहले ग्लूकोज को आते ही सबसे पहले उस पर फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करती है, और जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल नॉन पोलर से हो जाता है पोलर। चलिए बताते हैं अभी। तो इसलिए होता है फॉस्फोराइलेशन। फिर इस फॉस्फेट ग्रुप को कन्वर्ट करना इनटू फॉस्फोराइल ट्रांसफर पोटेंशियल में, और फिर इस फॉस्फोराइल ट्रांसफर पोटेंशियल का यूज करके एटीपी फॉर्मेशन करवाना। तो ये 3 रिएक्शंस हो रही हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। चलिए जी आते हैं ग्लाइकोलाइसिस पर। अब क्या हो रहा है मामला वो देखते हैं। तो मित्रों ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, मित्रों आपको एक चीज पता होना चाहिए, ग्लूकोज नाम की ऐसी कोई चीज प्लांट के केस में नहीं बनती। प्लांट के केस में आपने देखा था जब फोटोसिंथेसिस किया था, हमने केल्विन साइकिल देखी थी, तो प्लांट में बन रहा था 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जो केल्विन साइकिल का प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब प्लांट इस 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को ही लेकर जाएगा, चाहे रेस्पिरेशन करना हो, चाहे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाने हो, चाहे स्टार्च बनानी हो, चाहे जो भी बनाना हो, केल्विन साइकिल के 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड प्रोडक्ट को लेकर जाएगी। और कभी भी प्लांट ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, और रिड्यूसिंग शुगर का प्लांट्स कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं करते। प्लांट ट्रांसपोर्ट करेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का, जैसे सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट करते हैं। हाँ, एनिमल सेल के अंदर ग्लूकोज होता है, और एनिमल सेल के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट भी होता है वाया ब्लड स्ट्रीम, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है एनिमल के केस में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मित्रों ग्लाइकोलाइसिस में हम ग्लूकोज लेते हैं, क्योंकि जो एमडन मेयरहोफ पार्नस साहब ने ग्लाइकोलाइसिस बताई वो एनिमल सेल के रेफरेंस को लेकर बताई, तो उसी सिस्टम से हम आपको बताते हैं, हमने इसलिए ग्लूकोज लिया है। जब सेल के अंदर ग्लूकोज आता है तो मित्रों सबसे पहला जो एंजाइम काम करता है इस पर, वो होता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज करता है एटीपी मॉलिक्यूल, और एटीपी मॉलिक्यूल जब यूज करेगा और एटीपी का फॉस्फेट ट्रांसफर कर देगा ग्लूकोज पर, तो ग्लूकोज हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कर देता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। अब ग्लूकोज जो कि नॉन पोलर था, नॉन पोलर, अब वो हो चुका है पोलर। यहां पर ये पोलर हो चुका है फॉस्फेट ग्रुप के अटैच होने से। मित्रों एक बात और याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जहां पर एटीपी सेल लगा रही हो, जहां पर रिएक्शन के अंदर या तो एनर्जी लगानी पड़ रही हो या एनर्जी निकल रही हो उस रिएक्शन से, वो स्टेप रिएक्शन का हमेशा और हमेशा होगा कैसा? इर्रिवर्सिबल। वो रिवर्सिबल नहीं होगा, वो इर्रिवर्सिबल स्टेप होगा। और जहां ऐसा कुछ नहीं है वो रिएक्शन का हो सकता है वो रिवर्सिबल स्टेप हो। तो हेक्सोकाइनेज ने यहां एनर्जी खर्च की, एक एटीपी मॉलिक्यूल खर्च किया ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट करने के लिए, इसलिए ये स्टेप हो जाता है इर्रिवर्सिबल। आगे आ जाते हैं। अब मित्रों इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर एक्शन करता है हेक्सोआइसोमरेज एंजाइम। जब हेक्सोआइसोमरेज एंजाइम एक्शन करेगा तो हेक्सोआइसोमरेज एंजाइम
इसको कन्वर्ट करता है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अब एंजाइम होगा हेक्सोआइसोमरेज कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये हो गया। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पर एक्शन करता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहां पर एंजाइम काम करेगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब यहां पर यह फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज करता है, एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज करेगा और इसके फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करा देता है। तो अब हो जाता है ये कंपाउंड फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये हो गया। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है मित्रों। यहां पर एटीपी खर्च हुआ है तो जाहिर सी बात है रिएक्शन भी इरिवर्सिबल होनी है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जब ये रिएक्शन हुई थी जो रिवर्सिबल थी उसमें कुछ नहीं किया गया, केवल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ही बनाया गया और ये इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब इनको ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब मित्रों फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट पर एक्शन करता है एल्डोलेज एंजाइम। अब करेगा एल्डोलेज एंजाइम, एल्डोलेज मैं लिख देता हूं यहां एल्डोलेज। और एल्डोलेज क्या करेगा, अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को 2 कंपाउंड में तोड़ देता है। यहां तक मित्रों ये सब 6 कार्बन कंपाउंड चल रहा था, ये भी 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन और ये भी 6 कार्बन। एल्डोज इसको 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना देगा। तो आगे तो बोर्ड पर आएगा नहीं, मुझे रफ करना पड़ेगा, कर लेते हैं मित्रों। अब एल्डोज क्या करेगा ये देखिए। अब एल्डोज करता ये है, यहां पे एल्डोज इसको तोड़ता है, 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। एक तो बनाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड या ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एक बनाता है मित्रों DHAP बोले तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एल्डोज ने फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ दिया और बनाए 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल। एक बनाया ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक बनाया DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब मित्रों अब होता क्या है, अच्छा एक चीज और बता दूं, जब सेल इक्विलिब्रियम में होती है, एट इक्विलिब्रियम, तो सेल के अंदर हम देखेंगे 96%, जो 96% होता है वो DHAP होता है। 96% जो अमाउंट है वो DHAP की होती है जब सेल इक्विलिब्रियम में होती है, और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 4% होता है एट इक्विलिब्रियम स्टेज। ये इंटर कन्वर्टेबल होती है, मतलब इनका जो साइन होता है वो ये इंटर कन्वर्टेबल होती है, ये एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड आगे चला जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो DHAP फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ये मामला होता रहता है। ठीक है जी।
अब मित्रों ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक्सट्रैक्शन फेज में आ जाता है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस का जो एक्सट्रैक्शन फेज स्टार्ट होता है वो अब स्टार्ट होगा। अब यहां पर काम करेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम काम करेगा और यूज करेगा। मित्रों अब हम जो ये मॉलिक्यूल्स लेंगे वो एक एक नहीं लेंगे, दो दो लेंगे। क्यों? क्योंकि DHAPV कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, तो हम अब एक एक मॉलिक्यूल अज्यूम करके नहीं चलेंगे आगे रिएक्शन में, अब हम चलेंगे दो दो मॉलिक्यूल्स को अज्यूम करके, क्योंकि इसको भी अज्यूम करके चलेंगे कि कन्वर्ट हो चुका है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो हम यहां पर ये अज्यूम कर लेंगे कि एल्डोज ने फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को तोड़ दिया दो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल के अंदर। अब देखिए, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या काम है, वो 2 फॉस्फोरिक एसिड यूज करके करेगा और मित्रों इस पर फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कर देगा। और जब फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करेगा तो मित्रों यहां पर ये एंजाइम यूज करेगा NAD और NAD को कन्वर्ट करेगा NADH में। NADH ये हो गया, मतलब एल्डिहाइड का ये एंजाइम कर देता है ऑक्सीडेशन। क्यों जरूरी था? जब मित्रों एल्डिहाइड का डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीडेशन करता है और एल्डिहाइड से जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन की उस एनर्जी को ये एंजाइम यूज करता है टू ट्रांसफर द फॉस्फेट ग्रुप टू दी मॉलिक्यूल। मतलब फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए ये एंजाइम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको यूज कर लेगा और इसका कर देगा ऑक्सीडेशन। और मित्रों मैंने बताया है कि जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाए तो क्या होगा, तो एसिड बन जाएगा। बताया था ना फोटोसिंथेसिस में कि एसिड का आप रिडक्शन कर दीजिए तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दीजिए तो अल्कोहल, उल्टा कर दीजिए अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कर दीजिए तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दीजिए तो एसिड बन जाएगा। तो मित्रों यहां पर हो जाता है ऑक्सीडेशन और NAD से बन जाता है NADH। अब आप फिर कहोगे कि गुरुजी यहां NADPH क्यों नहीं बन रहा? तो मित्रों NADPH नहीं बनेगा, वो प्लास्टिड के अंदर बनता है NADPH। और एक बात और याद रखना कि यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, NAD 2 इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होगा तो साथ ही 2 प्रोटॉन भी निकलेंगे। और सही साइंस में इसको लिखें तो NADH2 लिखा जाता है, लेकिन शॉर्ट में लिख देते हैं NADH केवल। ऐसे ही NADPH भी लिख देते हैं, लेकिन होता वो NADPH2 है। जैसे हम लिखें NADP से जब बनाते हैं ना NADPH, ये बुक्स में मिलता है ज़्यादातर, लेकिन एक्चुअल में ये कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाता है NADPH2, मतलब 2 प्रोटॉन ऐड होंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये रिड्यूस हुआ है। चलिए जी आगे आ जाते हैं। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जब ऑक्सीडेशन हो गया तो एसिड बन गया और इस एसिड का नाम होता है, और मित्रों ये भी जो रिएक्शन है ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मैं साइन लगा देता हूं, ये भी कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। ATP नहीं यूज हो रहा है तो रिवर्सिबल रिएक्शन है और कंपाउंड बन गया 1,3 बिस फॉस्फेट, बिस PGA।
ये कंपाउंड बन गया। और कितने मॉलिक्यूल बन गए? 2 मॉलिक्यूल बन गए, क्योंकि हम 2-2 ही अज्यूम करके चल रहे हैं कि 2-2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल बन गए 1,3-PGA के, मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। बात समझ में आई? अब देखिए अब क्या होगा। अब यहां पर एक एंजाइम काम करेगा, ग्लिसरेट काइनेज। ग्लिसरेट काइनेज, और ग्लिसरेट काइनेज क्या करेगा? जो फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर किया था किसने? फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ने कार्बन नंबर 1 पर। अब क्योंकि उस फॉस्फेट ग्रुप का जो डेल्टा जी था -52 किलो कैलोरी, ये था जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज ने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेकर जो फॉस्फेट का ट्रांसफर किया कार्बन नंबर 1 पर, उस कार्बन नंबर 1 के फॉस्फेट का जो डेल्टा जी है वो -52 किलो कैलोरी है। मतलब हाई फॉस्फोराइल ट्रांसफर है इसके पास, कार्बन नंबर 1 के पास। तो अब एडीपी जो भी आएगा वो कार्बन नंबर 1 पर ही आएगा। तो कार्बन नंबर 1 पर आएगा और कार्बन नंबर 1 से फॉस्फेट ग्रुप को ले जाएगा और एडीपी से बन जाएगा एटीपी। 2 एडीपी यूज होंगे तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल यहां पर मित्रों बनेंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं इस तरह से। ठीक है जी, कार्बन 1 का फॉस्फेट चला गया एडीपी के साथ ड्यू टू हाई फॉस्फोराइल ट्रांसफर पोटेंशियल की वजह से। तो अब मॉलिक्यूल हो जाता है 3PGA। 3PGA मॉलिक्यूल बन गया 3PGA। अब 3PGA जो है इस पर काम करता है एंजाइम म्यूटेज। म्यूटेज क्या करेगा? 3PGA को कन्वर्ट करेगा केवल किसमें? 2PGA में। अब काम करेगा म्यूटेज एंजाइम, और म्यूटेज एंजाइम जब कन्वर्ट करेगा इसको तो ये रिएक्शन भी मित्रों होगी रिवर्सिबल और कन्वर्ट कर देता है 2PGA के अंदर। अब मुझे फिर से ये रफ करना पड़ेगा मित्रों, ऊपर से कर लेते हैं। तो बन गया 2PGA, मिटाई देते हैं सारा, यहां दिखाते हैं। रिएक्शन की म्यूटेज ने और बना दिया 3PGA। अब इस 3PGA पर क्या होगा? इस 3PGA पर काम करेगा इनोलेज एंजाइम, और ये रिएक्शन भी मित्रों जो होगी ये भी कैसी होगी? रिवर्सिबल। यहां काम करेगा इनोलेज एंजाइम, और इनोलेज एंजाइम जब काम करेगा तो यहां से निकल जाएगा H2O, वाटर निकल जाता है। वाटर निकल गया। इनोलेज ने जब वाटर निकाल दिया 3PGA से तो ये बन जाता है PEP। PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट देख रहे थे ना कहां जा रही थी? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पैपकेज के लिए, आपको याद हो तो पैपकेज एंजाइम इस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को यूज करके क्या कर रही थी? यहां पे OA बन रहा था, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, याद हो तो, जो कार्बन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म था, और ऑक्जेलोएस्टिक एसिड से मैलेट एंजाइम इसको बनवा रहा था मैलेट। यहां से मैलेट बन जाता है या मैलिक एंजाइम बन जाता है, मैलिक एसिड लिख देते हैं, मैलिक एसिड बन जाता है। ये तो रही एक अलग बात। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में PEP पर फिर एक्शन होता है पायरुवेट काइनेज एंजाइम का। पायरुवेट काइनेज
और पायरूवेट काइनेज क्या करता है, फिर से एडीपी यूज करके इनसे बनवाएगा एटीपी, और कितने, 2 एडीपी यूज होंगे, तो बनेंगे कितने मित्रों, 2 एटीपी बन जाएंगे, 2 एटीपी, और फाइनली बन जाता है पायरूवेट। तो ग्लाइकोलाइसिस के आपने जो देखे ये स्टेप्स, इनमें आपने देखा कि कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल थी, कुछ रिएक्शंस इरिवर्सिबल थी, और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन थी वो रिएक्शन थी जहां पर एटीपी या तो बन रहा हो या निकल रहा हो, या रिएक्शन से बन रहा हो या रिएक्शन में लगाना पड़ रहा हो एनर्जी। वो स्टेप्स रिएक्शन के होंगे इरिवर्सिबल। जहां ऐसा कुछ मामला नहीं था वहां कुछ नहीं हुआ। एक चीज आपने और देखी मित्रों, दूसरी चीज आपने ये भी ऑब्जर्व की कि पूरी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ना तो कहीं ऑक्सीजन लगानी पड़ी और ना कहीं CO2 इवॉल्व हुई, कहीं नहीं हुई थी। केवल 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल जरूर बने थे, लेकिन कहीं पर भी CO2 का इवोल्यूशन नहीं हुआ, ना कहीं ऑक्सीजन लगानी पड़ी। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस जो है वो चाहे एनवायरनमेंट एरोबिक हो चाहे एनवायरनमेंट एनारोबिक हो किसी ऑर्गेनिज्म का, ये सभी के अंदर कॉमन है ग्लाइकोलाइसिस वाला मैटर। अब ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात कर ले यहां, तो ग्लाइकोलाइसिस का एक्सट्रैक्शन फेज, एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज कहां से स्टार्ट होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा एल्डोलेज से पहले एनर्जी जो लगाई, एक तो यूज की हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने, हेक्सोकाइनेज ने यूज की थी एनर्जी, और एटीपी यूज किया, एक एटीपी मॉलिक्यूल। दूसरा एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज किया था रिएक्शन में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ने, मतलब पीएफके ने, पीएफके मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पीएफके ने एक एटीपी यूज किया, एक एटीपी इसने यूज किया। तो हमने देखा सेल ने 2 एटीपी मॉलिक्यूल लगाए। ये तो था रिएक्शन में जो एनर्जी लगी सेल की, लेकिन अब एक्सट्रैक्शन फेज में सेल ने कितनी एनर्जी लिबरेट की, कितनी एनर्जी निकाली, वो अगर हम देखें तो वो देखते हैं हम, वो क्या है। सबसे पहले तो मित्रों ये पता होना चाहिए कि एक्सट्रैक्शन फेज ग्लाइकोलाइसिस में कहां से स्टार्ट होता है। एक्सट्रैक्शन फेज स्टार्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की वजह से, उस वाले स्टेप से एक्सट्रैक्शन फेज स्टार्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। तो हमने देखा जब हम 2 मॉलिक्यूल मानकर चल रहे हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के, तो उस स्टेप पर मित्रों 2 NAD से बन रहे थे 2 NADH2, NADH लिख देते हैं, चलो DH2 ना लिखकर DH लिख लें, वैसे होता एक्चुअल में DH2 है ये। तो हमने देखा एक्सट्रैक्शन फेज के लिए 2 तो NADH बने प्लस 2 ATP बने। ATP कहां पर बने थे? ग्लिसरेट काइनेज बनवा रहा था 2 ATP, तो 2 ATP ग्लिसरेट काइनेज ने बनवाए, और 2 ATP लास्ट वाले स्टेप पर जो पायरूवेट काइनेज था 2 ATP बनवा रहा था वो। तो देखिए एनर्जी ये बनी, तो 4 ATP बने प्लस 2 NADP बने, NADH सॉरी, NADP नहीं NADH ये बना। बट सेल ने ये भी लगाया, तो इसको भी तो भैया निकालना है, सेल ने यूज किया है, तो इसको इसमें से निकाल देंगे। जब तो निकालने के बाद हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस से सेल जो जनरेट करती है एनर्जी, वो एनर्जी यूज करेगी 2 ATP मॉलिक्यूल प्लस 2 NADH। ये ग्लाइकोलाइसिस के दौरान सेल जनरेट करती है इतनी एनर्जी को। मित्रों उम्मीद करता हूं ग्लाइकोलाइसिस के सारे स्टेप आपके समझ में आए हैं,
कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि सर ये स्टेप से हमें यहाँ से दिक्कत आई है, यहाँ से आप बता दीजिए, वो आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, रिएक्शंस के बारे में भी आपने देखा कि कितनी टोटल रिएक्शंस थी, उन टोटल रिएक्शंस में से कितनी रिएक्शन रिवर्सिबल हैं, कितनी इरिवर्सिबल हैं। मित्रों आप देखोगे 9 स्टेप्स, 9 स्टेप्स में ये देखोगे 4 रिएक्शन जो हैं वो रिवर्सिबल थी, 4 जो थी वो इरिवर्सिबल थी। सॉरी, 4 रिएक्शन 9 रिएक्शंस में से जो 9 स्टेप्स आए रिएक्शन के, रिएक्शन ना बोलकर मैं ये बोलूं, जो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन है उसके अंदर 9 स्टेप्स थे, और उन 9 स्टेप्स, क्योंकि 10वें स्टेप पर तो बन ही जाता है ना, वो 9 स्टेप हैं टोटल जहां पर 9 एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, और उनमें 5 रिएक्शन ऐसी थी जो रिवर्सिबल थी, 4 रिएक्शन ऐसी हैं जो इरिवर्सिबल हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करने के लिए नेचर ने जो टारगेट किया है जिन स्टेप्स को, वो उन स्टेप्स को टारगेट किया है जो इरिवर्सिबल है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। उम्मीद करता हूं सभी लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आई है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।